Students, today we will do our next topic that is called as marine pollution. Marine pollution यानी कि हमारा समुद्र में जो समुद्रीय जो हमारा प्रदूषण है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. मैराइन पोल्यूशन क्या है, ठीक है. तो जैसे वाटर पोल्यूशन था, वाटर पोल्यूशन में मैंने डिस्कस किया था पॉइंट नॉन पॉइंट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, और वाटर में हमने सरफेस वाटर पोल्यूशन और अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन डिस्कस किया था. अब इसके बाद आता है हमारा सरफेस वाटर के अंदर ही जो ओशंस हैं, क्योंकि ओशन 97% जो हैं वो हमारा वाटर को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं. 90% जो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट है वो ओशंस या मैराइन वाटर है. तो जो मैराइन पोल्यूशन है वो क्या है कि इट इज़ द बेसिकली मैराइन पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज दैट व्हेन द ओशन वाटर गेट polluted with the addition of pollutants, some of the pollutants which are added into the ocean water and affect the marine life. marine life में क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, उनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है. तो हम उस पोल्यूशन को वी टर्म्ड एज दैट पोल्यूशन इज टर्म्ड एज marine pollution. marine pollution, again I am repeating, marine pollution is a change in characteristics of marine or ocean water. The physical, chemical and the biological characteristics of the ocean water are changed. Now marine pollution के causes क्या, what are the major causes, क्या कारण है जिसकी वजह से जो हमारा समुद्र जो वाटर है जो हमारा वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है. तो मैराइन पोल्यूशन इज़ बेसिकली कोज्ड बाय, अगर आपसे कोई कॉजेज़ पूछे तो नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा हमारा उसका कारण है जिससे हम 50 से ज़्यादा परसेंटेज में देते हैं, दैट इज़ सीवेज स्लज. फिर इंडस्ट्रियल एफलुएंट, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अपना सारा कूड़ा कचरा कहाँ डालती हैं, नदियों में डालती हैं. तो वो नदियों का जो कूड़ा कचरा दैट गोज़ टू द ओशंस. इवन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, जितने भी हमारे नाभिकीय संयंत्र हैं, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनका जो वेस्ट है वो भी हमारा कहाँ जाता है, ओशंस में जाता है, क्योंकि वो रेडिएशंस कनेक्ट करता है, उसमें बहुत सारी रेडिएशंस रहती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कोज करता है. तो जितना भी इंडस्ट्रियल एफलुएंट है जिसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, जिंक है, लेड है, तो ये सब के सब क्या है, मैराइन पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. देन डिटर्जेंट्स हैं, जितने भी हमारे डिटर्जेंट्स हैं, जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, एग्रोकेमिकल्स यूज़ करते हैं, सॉलिड वेस्ट है, प्लास्टिक्स हैं, ऑल दीज आर द कॉजेज़. आपसे कोई पूछे कि क्या कारण है तो आप इन सबको कॉजेज़ में लिखेंगे एक एक नंबर का पॉइंट डालकर. सोर्सेज में क्या है कि मैराइन जो पोल्यूशन होता है उसका सबसे बड़ा सोर्स है रिवर, क्योंकि रिवर जो है वो ड्रेन करके ओशन में जाती है, ठीक है ना. तो ओशन के अंदर पानी अपना भी होता है और कुछ रिवर वाटर भी उसके अंदर होता है. तो मेनली जो रिवर्स होती हैं दे ब्रिंग द पोल्यूटेंट्स, वो पोल्यूटेंट्स को लेकर आती हैं फ्रॉम द ड्रेनेज बेसिन्स. फिर दूसरा जहाँ कैचमेंट एरिया, जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन. हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन करने में. हमारी जहाँ सेटलमेंट्स होंगी वहाँ पर हम प्लास्टिक्स भी रखेंगे, वहाँ पे कंक्रीट भी होगा, वहाँ पर सॉलिड वेस्ट होगा, डिटर्जेंट्स होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे, एग्रीकेमिकल्स होंगे. इन जहाँ वहाँ पे हमारे रहने के लिए घर होगा तो वहाँ पर ज़रूर आपके कमर्शियल एरियाज़ होंगे, वहाँ पर कमर्शियल एरियाज़ में प्लास्टिक वेस्ट भी होगा. फिर कुछ जगह पे मैंने आपको बताया था कि जैसे बॉम्बे हाई है, ये बहुत सारे ऐसे ओशन एरियाज़ हैं जहाँ पर पोर्ट बनाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, शिपिंग के लिए, या जहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं. तो वहाँ पर कई बार ऑयल की ड्रेनेज हो जाती है, जो हमारी जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो क्या हो जाती हैं, सबमर्ज हो जाती हैं. तो ऑयल ड्रेनेज हो जाता है, उसमें ऑयल गिर जाता है. तो 12% मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें कि 12% हमारे जो मैराइन पोल्यूशन है वो ऑयल की ड्रिलिंग की वजह से होता है, या जो शिप्स हैं वो गिर जाती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है उस वजह से होता है. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है आपको मैराइन पोल्यूशन पे 8 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकता है. तो उसके अंदर आपने ये सोर्सेज बताने हैं कि इन सोर्सेज से हमारा जो जल समुद्री प्रदूषण होता है, समुद्री जल का जो प्रदूषण होता है वो होता है. इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं आप बताओ. समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या इफ़ेक्ट होगा कि जो फिशेज़ हैं वो मर जाएंगी. मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, उनकी डेथ होना, ठीक है. तो फिशेज़ शो मोर्टेलिटी, फिशेज़ की डेथ हो जाती है तो वो सारी क्या आ जाती है, शोर पे आ जाती हैं, सी शोर पे मर के आ जाती हैं, क्योंकि वो लाइट हो जाती हैं वेट में. तो वो अब्रप्टली
वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं सी शोर पे। फिर ऑयल ज़्यादा हो जाने से उनके जो वहाँ पर जो वल्चर्स होते हैं, चील होते हैं, ईगल्स होते हैं, उनके फैदर्स या उनकी बॉडी जो होती है उनमें बायोमैग्नीफिकेशन हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि उनकी बॉडी में पोल्यूटेंट का लेवल बढ़ जाता है। ऑयल जो होता है वो टॉक्सिक होता है तो और वो डिज़ोल्व करता है प्रोटीन के अंदर, तो बहुत सारी उनको डिजीज़ हो जाती हैं, उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। बहुत सारे जानवरों को उड़ नहीं पाते वो तेल की वजह से, उनकी पंखों के अंदर तेल लग जाता है कुछ है, तो उसकी वजह से वो बर्ड्स मर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये है कि उनकी बायोन्सी का लॉस हो जाता है, वो भारी हो जाते हैं, वो और डूब के मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि उसमें मछलियाँ भी मरती हैं और हमारा बर्ड भी मरता है। तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट करते हैं मराइन पोल्यूशन में। नेक्स्ट है, अभी देखो इस स्लाइड में हमने सोर्सेज बताए और उसके इफ़ेक्ट बताए, ठीक है, इफ़ेक्ट डिटेल में बताया। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे एफुलेंट की, कि देखो अब इस पिक्चर में आप ध्यान से देख सकते हो कि हम कंट्रोल कैसे करें। अब देखो ये पिक्चर जो है ये एक समुद्र की पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारा ऑयल दिख रहा है आपको। ये सारा जो पानी ऑयल है वो पोल्यूटेड है, मतलब ये सारा ओशन जो है ये एरिया मैराइन पोल्यूशन से पोल्यूटेड है। तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ ब्लू दिख रहा है वहाँ तो आपको कोई पोल्यूशन नहीं दिख रहा, पर जहाँ जहाँ इस तरीके से लेयर दिख रही है इसका मतलब वहाँ पर ओशन का जो पानी है वो पोल्यूटेड हो चुका है। तो ये जो ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, रीज़न्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऑयल स्पिलेज हो जाती है, या वहाँ पर हम ज़्यादा हजार्डस मटेरियल लेके जा रहे होते हैं और कोई शिप जो होती है ड्राउन कर जाती है, वो भी रीज़न हो सकता है। कई बार जो रिवर्स होती हैं उनसे भी बहुत सारा वेस्ट और कूड़ा करकट और बहुत सारा क्या कहते हैं ऑयल जो है वो आ जाता है और वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि बिना किसी ट्रीटमेंट के कोई भी वेस्ट को अगर हम कहीं भी डालेंगे तो वो उस वाटर बॉडी में इफ़ेक्ट करेगा, चाहे वो कोई भी वाटर बॉडी। अब ओशन तो क्या बहुत बड़ा रिजर्वायर है, हमें ऐसा लगता है कि भी हाँ उसमें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा, बट ओशन जितना बड़ा है उतना ज़्यादा उसका हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ओशन के पानी से ही क्लाउड्स बनते हैं और फिर वही क्लाउड्स बरस कर नीचे आते हैं। तो जितना ज़्यादा ऑयल या जितना ज़्यादा पोल्यूटेंट हमारा उसमें होगा वही हमारा ऊपर से नीचे आएगा, तो वो बेसिन जैसे एडिमेंट्स बनते हैं तो वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। तो एफुलेंट्स को सबसे पहली बात कंट्रोल मेजर की बात कर रहे हैं हम, किस तरीके से हम बचाव करें, किस तरीके से रोकें। तो समुद्र में ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में हम छोटे छोटे वो लगा देंगे ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कि भी हाँ रोको, नहीं डालना, नहीं करना। तो पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जहाँ जहाँ वहाँ पे साइट्स हैं, जहाँ जहाँ पर वो न्यूक्लियर पोल्यूशन डालते हैं या रिवर वाटर में पोल्यूशन डालते हैं, उन जगहों पर हमें ये देखना है, मॉनिटरिंग करनी है दैट देयर शुड बी नो एफुलेंट। वो जब डिस्चार्ज करें तो उसमें कोई एफुलेंट नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर शुड बी लो, और वो ट्रीटमेंट करके ही हम उसको डिस्चार्ज करें। विदाउट ट्रीटमेंट डिस्चार्ज शुड नॉट बी देयर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट क्या, अब जो आप पानी डाल रहे हो उसमें दो तरीके का आप वो करो, मैंने कल बताया था सीवेज डालते हैं हम एक तो, और एक हम डालते हैं इंडस्ट्री का एफुलेंट। तो दोनों का ही ट्रीटमेंट प्लांट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी बोलते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट को हम क्या बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं हमारे पास, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 2 3 4, और कुछ हमारे डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जिसमें हम घरों में पानी पीते हैं, जो पीने का लायक पानी बनाते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कि भी हम पानी पीने के लिए बनाएंगे। आपको पता है कि कई ऐसी जगह है जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर जो समुद्र का पानी है उसी को यूटिलाइज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। तो अगर वहाँ पे पानी के अंदर इतने टॉक्सिन्स होंगे, इतने केमिकल्स होंगे, इतने ज़्यादा उसके अंदर मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, मिनरल्स होंगे, तो क्या वो पानी सेफ़ है? आपको पता है ना कि ऐसी टेक्निक्स आ गई जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो सोल्ट है उसको रिमूव कर लेते हैं और फ्रेश वाटर H2O को निकाल लेते हैं। तो कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये भी काम करें कि डायरेक्ट जो हैं ओशन वाटर से पीने का पानी बना रहे हैं, डोमेस्टिक या पोर्टेबल वाटर को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी ना हो और पानी को जो है हम कंजर्व कर सकें, क्योंकि पानी जो है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर एक को पानी चाहिए। हम 1 या 1.5 दिन से ज़्यादा बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते।
गर्मियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा वाटर ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, हमें ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए आसपास कहीं, वहाँ पर माइनिंग नहीं करनी चाहिए, समुद्र के अंदर जाके माइनिंग नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो कि बहुत जहरीले हैं या बहुत ज़्यादा हज़ार्डस हैं। जहरीले और हज़ार्डस में क्या डिफरेंस है? जहरीले में तो यह है कि भी अगर आपने वो उनको कंज्यूम कर लिया तो आपकी डेथ है, आप लीथल वो डोज है। और हज़ार्डस का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो जो कोरोसिव होते हैं। करोसिव का मतलब क्या है, जो हमारे अंदर जाकर हमारे अंदर को जो हमारे जो बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे लंग्स हैं, लीवर है, किडनी है, उनको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उनके लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट कोज करते हैं, तो उनको हम हज़ार्डस बोलते हैं। तो डंपिंग ऑफ द हज़ार्डस केमिकल जो हमारे इंटरनल उनको टिश्यूज़ को बर्न कर सकते हैं या इंटरनल इंजरी दे सकते हैं, वो भी हमें डंप नहीं करने चाहिए। हमें कुछ जोन्स बनाने चाहिए जहाँ पर इको सेंसिटिव, जहाँ पर वो सिर्फ वही, जैसे कुछ जगह पर सिर्फ कुछ ही स्पीशीज़ मिलती है फिशेज़ की, हर स्पीशीज़ हर जगह नहीं मिलती, कोई 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 बिल्कुल बॉटम में मिलती है, कोई बीच में मिलती है और कोई सरफेस पे ही मिलती है। तो हमें इस तरीके से इको जोन बनाने चाहिए, सेंसिटिव जोन बनाने चाहिए, ताकि वो जोन्स में हम क्या कर सकें, उनको डिवाइड कर कर उनकी पॉपुलेशन को बचा सकें। तो ये कंट्रोल मेजर्स बहुत रिक्वायरमेंट है हमें मैराइन पोल्यूशन को बचाने के लिए। और वहाँ पर एक्चुअल में बहुत सारे वर्कर्स हैं, मैराइन इंजीनियर्स होते हैं, मैराइन जो ये सारे चीज़ों को शेयर करते हैं, देखते हैं, वो वाटर को मॉनिटर करते हैं, डेवलप करते हैं एक्टिविटीज़ नियर द शोर, कि वहाँ पर शोर के आसपास जो है वहाँ पर किसी तरीके से वाटर को डैमेज या हार्मफुल इफेक्ट ना दिया जाए। फिर कुछ CRZ बनाए जाएँ। CRZ क्या होता है? कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स, जिसमें क्या होता है कि कोस्टल एरियाज़ में कैसे रहना है, कैसे एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे बीचेस का प्रोटेक्शन करना है, कैसे उन एरियाज़ को, वहाँ पर लोगों को, लोकल पीपल को वार्निंग देनी है या उनको वहाँ से बचाना है, या वहाँ पर जो डिस्चार्ज होते हैं उसको रोकना है, या वो पोल्यूटेंट्स को ऐड नहीं करने देना। तो ये सारी बातें कंट्रोल मेजर्स के अंदर आती हैं, और इन कंट्रोल मेजर्स को आप अच्छे से रीड कर लेंगे। और मैं आपको बुक की भी क्या कहते हैं पिक डाल दूँगी इसके अंदर, कि जो भी आपको बुक में से पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा, वो आपने इसमें से पूछना है मुझसे। और ये आपका ऑलमोस्ट इसके साथ ख़त्म हो रहा है कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैराइन पोल्यूशन के अंदर ये छोटा सा टॉपिक ही है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और फिर इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं कुछ, जहाँ पर पानी को हमने देखा। तो हमने CPCB क्या होता है बेटा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और SPCB होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जैसे हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, तो उनका सबका काम मेन एम क्या है कि लोगों को पानी साफ़ पहुँचाना। तो ग्राउंड वाटर को साफ़ पहुँचाने के लिए जो मॉनिटरिंग के लिए नेटवर्क बना हुआ है, उसमें रिवर्स के ऊपर, लेक्स के ऊपर, जो हमारी 445 रिवर्स हैं या लेक 754, 12 टैंक्स हैं, 78 पोन्ड्स हैं, इनके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेल्स, ये सब डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी CPCB की या SPCB की है। ठीक है, ये सैंपल्स एनालाइज किए जाते हैं 28 पैरामीटर्स के ऊपर, जिनमें 9 तो कोर पैरामीटर हैं और 19 जो है वो फिजिको केमिकल पैरामीटर हैं। 19 पैरामीटर्स लैब में मॉनिटर करते हैं, उनके कलर वगैरह, टेस्ट वगैरह और केमिकल नेचर को देख के। फिजिको केमिकल का मतलब क्या है? फिजिकल भी कम प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं और केमिकल भी देखते हैं। और 9 जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़रूरी पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा हम बैक्टीरियल पर देखते हैं कि उसमें कितना में बैक्टीरिया है या उसमें कितने ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई जगह पर पेस्टिसाइड को भी देखा गया सैंपल में कि वो प्रेजेंट होता है, तो वो पेस्टिसाइड कंटेंट क्या करता है? कैंसर कोज करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छोटा सा ही था, बट इसके साथ हम कर रहे हैं थर्मल पोल्यूशन। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, ये लगता है कि थर्मल पोल्यूशन कुछ हीट से रिलेटेड है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये देखो, तीनों चीज़ें हमारी वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड हैं। जो पहले हमने अभी वाटर पोल्यूशन क्लास में किया है, ऑनलाइन क्लास में किया है, उसमें मैंने आपको बताया था वाटर पोल्यूशन जो है वो जलीय प्रदूषण सरफेस होता है, ग्राउंड वाटर होता है। उसमें हमने सरफेस में हमने मैराइन पोल्यूशन अभी किया, एक और उसका पार्ट था। और थर्मल पोल्यूशन भी वाटर बॉडी से रिलेटेड ही पोल्यूशन है। तो आप क्या कह सकते हो? थर्मल पोल्यूशन और द तापीय प्रदूषण, इसको हिंदी में तापीय प्रदूषण भी बोलते हैं। तापीय प्रदूषण और थर्मल पोल्यूशन इज़ द पार्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इन विच द वाटर बॉडीज़ गेट अफेक्टेड। वाटर बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है, जो वाटर बॉडीज़ है, वो थर्मली इफेक्ट होती हैं। देखो, अब यहाँ पर एयर
बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली गलत आंसर देते हैं इसमें कि एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट में थर्मल पोल्यूशन हो जाता है। थर्मल पोल्यूशन का मतलब है वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे वाटर बॉडीज़ में क्या क्या आता है आपका, लेक्स हैं, रिवर्स हैं या ओशंस हैं, तो उन वाटर बॉडीज़ के अंदर एक्सेस में जो पोल्यूटेंट डालने के साथ हीट जनरेट हो जाती है, हीट आ जाती है, वो एक्सेसिव हीट जो है वो उसकी फिज़िकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देती है, अनडिज़ायरेबल चेंज कर देती है उस पोल्यूशन को हम, क्योंकि उसमें हीट इंक्रीज़ हो गई, तो हीट से क्या जो बनता है, थर्मल्स हीट, ठीक है ना, तो वो यानी वो टेम्परेचर हॉट हो गया। तो वाटर बॉडीज़ के अंदर अगर एक्सेस में हीट आ जाती है तो वो अनडिज़ायरेबल जो चेंज करता है उसको एनवायरनमेंट में हम क्या बोलते हैं, तापीय प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें वाटर बॉडीज़ जो होती हैं उनका जो पानी अगर गर्म हो जाएगा तो उसकी पानी के गर्म होने से उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी वो हम डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मल पोल्यूशन जो वाटर बॉडीज़ से रिलेटेड है, पहली बात। दूसरा, इट मेन्स द चेंजेस इन द टेम्परेचर, ये किसमें चेंज करता है, टेम्परेचर में चेंज करता है एनवायरनमेंट के वाटर बॉडीज़ के। तो वाटर बॉडीज़ के अंदर फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज आ जाता है, जिसमें वो वाटर बॉडीज़ में जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। और वो एक्वेटिक लाइफ में क्या होती है, मछलियाँ हैं जैसे वो गर्मी की वजह से मर जाएंगी। देखो एकदम से आप सोचो कि आप एयर में रहते हो, आप सांस लेते हो, एनवायरनमेंट में रहते हो, एकदम से टेम्परेचर 50 या 55 के आसपास हो जाए, क्या आप ज़िंदा रह सकते हो? एकदम से गर्मी बढ़ने का इफेक्ट आपको होता है कि नहीं होता? होता है ना। इफ़ इंक्रीज्ड हीट इज़ इंक्रीज्ड देन व्हाट विल हैपन, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि वाटर बॉडीज़ में भी ऐसा ही कुछ होता है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें बहुत सारा पोल्यूटेंट रिलीज़ होता है, और वो पोल्यूटेंट जो होता है वो बहुत हीटेड होता है, 60-70-80 डिग्री पर हीटेड होता है वो, क्योंकि इंडस्ट्री से निकल रहा है तो उसको ठंडा करके डालने की कोई ज़हमत नहीं उठाता कि ठंडा करके उसको डालें, जैसे कि नहीं, हम वो क्या करते हैं, हम उसको बिना ट्रीट किए हुए ही उस वेस्ट वाटर को, उस इंडस्ट्रियल एफुलेंट को, उस डोमेस्टिक सीवेज को, जिसका डोमेस्टिक सीवेज का भी टेम्परेचर जो होता है वो 45 अबव होता है, उसको जब हम किसी वाटर बॉडी में डालेंगे तो वाटर बॉडी भी ठंडी होती है। तो गर्म ठंडी चीज़ में अगर आप गर्म चीज़ डालोगे तो आपने देखा होगा उसमें भाप सी बनती है, भाप सा दिखाई देती है निकल, वो भाप से क्या एक्चुअली ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है। तो वो जो पावर प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो वाटर को एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं, और वो गर्म पानी वापस से किस में डाल देते हैं, वाटर बॉडी में डाल देते हैं। अब वो उस वाटर बॉडी में जब गर्म पानी डालेंगे तो वो 15 डिग्री की जगह उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने एक वाटर बॉडी का एग्जाम्पल ले जाओ, एक गिलास है, उसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, आधा गिलास से भी कम पानी है, आपने उसमें क्या किया, 70 डिग्री का पानी ऐड कर दिया, अब उसका पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कहीं 40 डिग्री के आसपास हो जाएगा। अब वो जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो हीट की फॉर्म में क्या करेगा, उन पानी के अंदर जो भी लिविंग स्पीशीज़ हैं, जो भी वहाँ पर ऑक्सीजन है उसको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। तो डीओ कंटेंट कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ कर जाएंगे, जो कोल्ड वाटर है वो हॉट हो जाएगा, और उसके अंदर जो 10 to 15 डिग्री इंक्रीज़ करने की वजह से जो डीओ कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा, और पानी की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप चीनी को ठंडे पानी में मिलाते हो तो वो कम डिज़ोल्व होती है, पर अगर आप उसको गर्म पानी में डिज़ोल्व करो तो ज़्यादा डिज़ोल्व होती है। उसी तरीके से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी गर्म पानी में जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो हैं पोल्यूटेंट्स वो उस गर्म पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे और वो नुकसान का कारण बनेंगे, फिशेस को किल कर देंगे, ठीक है। और उनके बाद एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म करेंगे। बहुत सारे केकड़े हैं, क्रैब्स हैं, मॉन्स्टर है, फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, जो भी एक्वेटिक लाइफ में रहते हैं उनके लिए टॉक्सिक होंगे, क्योंकि उसमें जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो भी सोल्यूबल हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी क्या हो जाती है, कम। जैसे कि अभी तो आप आराम से तैर रहे थे, मछली हैं आप, और आप आराम से तैर रहे हो धीरे धीरे, पर जैसे ही वो पानी गर्म होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, आप हाफोगे, आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा रेट में चाहिए। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो कभी किसी ट्रेडमिल पे, तो आप भाग रहे हो तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसीलिए आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा काम करता है वो, ठीक है। तो अगर आप थोड़े टाइम तो उसको कोप अप कर लोगे, पर उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो आपकी जो
फिशेस की जो बॉडी है वो उस चेंज को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, मतलब उसको ले नहीं पाएगी, वो इतना ज़्यादा सांस बदलने के बाद तड़पेगी हवा के लिए। तो जो गिल्स हैं वो इतनी ऑक्सीजन को उठा नहीं पाएंगे इतनी हाई टेम्परेचर पे, और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो मरने लग जाएंगी। उसकी स्पांगी मतलब उनका एग देना वो होगा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो फिशेस हैं वो माइग्रेट करती हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो इस तरीके से उनकी माइग्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कंपोजिशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वहाँ पे जो फ्लोरा फोना या एनिमल्स हैं उनकी कंपोजिशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ टेम्परेचर टॉलरेंट स्पीशीज़ भी जो है वो टेम्परेचर टॉलरेंट नहीं कर पाती। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो थर्मल पोल्यूशन को करती हैं। तो हमें थर्मल पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पिक्चर्स इंडस्ट्री की ही पिक्चर्स हैं, जहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये इसके अंदर कूलिंग टावर्स, कूलिंग पॉन्ड्स और स्प्रे पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें देखो मैंने लिखी हुई हैं, कूलिंग पॉन्ड्स, कूलिंग टावर्स और स्प्रे पॉन्ड्स। जो पहली पिक्चर है ये है बेटा कूलिंग टावर की। देखिए बहुत बड़ा टावर है, इसमें ऊपर से पानी क्या कर रहे हैं, नीचे की देखिए ये प्रेशर, ये वॉल बना रखे हैं, ये जो हैं ये वाले वॉल्स, इनसे प्रेशर से पानी ऊपर डालते हैं, ऊपर से पानी नीचे। जैसे कि मम्मी दूध क्या करती है, दूध को ऊपर से नीचे डालती है दूसरे एक गिलास से दूसरे गिलास में, तो वो ठंडा हो जाता है। ऐसे तो कूलिंग टावर्स बनाए हुए हैं बड़े बड़े, जिसमें कूलिंग टावर्स में जो वेस्ट वाटर है उसको ठंडा करके उसके बाद ही उसको कहाँ डालेंगे, किसी रिवर वाटर में, किसी लेक में, रिजर्वायर में। दूसरी पिक्चर में आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर पाइप्स के थ्रू क्या कर रखे हैं, फव्वारे टाइप लगा रखे हैं, जिसमें उसको स्प्रे कर रहे हैं। जैसे आप क्या करते हो, पानी को ज़मीन गर्म है तो आप क्या करते हो, ऊपर से पानी, ठंडा पानी डाल रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, स्प्रिंकल कर रहे हो, तो उस स्प्रिंकल करने से या उसी पानी को स्प्रिंकल करने से वो पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर एक और तरीका है आपका कूलिंग पॉन्ड्स बनाने का। जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं होती वो कूलिंग पॉन्ड्स बना देते हैं। कूलिंग पॉन्ड्स छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाते हैं, जिसमें जैसे एक प्लेट ले लिया, सॉसर ले लिया, आपने चाय पीनी है और आपको कहीं जाना है, एकदम से जाना है, तो आप क्या करोगे, प्लेट में चाय को डाल दोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे ही पॉन्ड्स क्या होते हैं, लंबे लंबे आपके वो होते हैं, जिसमें उस वेस्ट वाटर को डाल दिया जाता है और वो पॉन्ड्स के अंदर वो ठंडा हो जाता है जल्दी, और ठंडा होने के बाद उसको हम कहीं पे भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आज हमने 2 टॉपिक्स किए हैं, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड थे। ठीक है, आप इसके डाउट्स आप ले सकते हैं इजीली। कोई भी डाउट आपके पास आता है तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, बताएंगे।